हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीटीज क्लासेस। और पिछली क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से था। और उसमें हमने अलग अलग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे उनके वजह से जो फील्ड और पोटेंशियल होती है वो हमने शुरू किया था। और हमने मेरे ख्याल से रिंग की डेरिवेशन की रिंग की डेरिवेशन की थी हमने, और उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और पोटेंशियल हमने निकाला था और उसका एक्सप्रेशन बताया था, लिमिटिंग वैल्यूज़ बताए थे। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं दूसरे तरह की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके लिए। तो ये देखिए आपके सामने अभी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है वो एक सर्कुलर रिंग का एक पार्ट है जिसको हम आर्क कह सकते हैं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है एक्सप्रेशन उसके फील्ड का है। तो फील्ड का एक्सप्रेशन देखिए ये लिखा हुआ है। तो इसको मैंने इस ढंग से लिखने की कोशिश की है कि आपके लिए याद करना आसान हो जाए। सो के क्यू बाई आर स्क्वायर यानी क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0r² जनरली याद रहता है सभी को। तो मैंने उसको अलग कर लिया और साथ में लिखा sin θ/2 अपॉन θ/2। तो ये इसका एक्सप्रेशन होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और भी दो चार तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि और किस तरह से इसको लिखा जा सकता है। इसमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जो होगा, चूँकि देखिए जितना भी चार्ज है टोटल वो तो आर डिस्टेंस पे ही है ना। तो अगर सारा का सारा आर डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल तो एक स्केलर टर्म होता है ना। तो पोटेंशियल की वैल्यू तो के क्यू बाई आर ही हो जानी है, क्योंकि आप कहीं भी कोई भी चार्ज, ये टोटल जो चार्ज है जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं फील्ड, उस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, उससे डिस्टेंस तो इसकी आर ही है, ठीक है। तो पोटेंशियल का जो रिज़ल्ट यहाँ आता है वो आता है के क्यू बाई आर। तो ये पोटेंशियल का है रिज़ल्ट। इसकी भी डेरिवेशन हम कर सकते हैं, बट मैंने किया नहीं है क्योंकि सारे डेरिवेशंस करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको फॉर्मूला तो वैसे भी याद करना पड़ेगा। तो आप कुछ काम करें, उसमें रिसर्च करें, डेराइव करें। और अगर आपको डेरिवेशन किसी का एडिशनली चाहिए कि सर इसका डेरिवेशन करके बताइए, तो आप मेरे को रिक्वेस्ट देना व्हाट्सएप पे और मैं उसका डेरिवेशन करके आपको दूंगा। तो देखिए फील्ड और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, और फील्ड जो है वो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है, बिकॉज हम जानते हैं कि कूलम फोर्स जो होता है दैट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। ऐसा पॉसिबल है कि आपको क्यू के जगह लैम्डा के रूप में एक्सप्रेशन लिखने दे दे, तो आप क्यू के जगह लैम्डा इंटू लेंथ लिख सकते हैं। अगर इस आर्क की रेडियस आर है और इसका एंगल थीटा है, सेंट्रल एंगल, तो इसकी जो टोटल लंबाई बनती है यहाँ से यहाँ तक, वो लेंथ कितनी बनती है बताइए? दैट लेंथ विल बी आर इंटू थीटा। इसलिए चार्ज के जगह लैम्डा आर थीटा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, चार्ज के जगह लैम्डा के टर्म्स में भी एक्सप्रेशन दिया सकता है। एक दो मैं यहाँ पे चीज़ें बता दूँ जिसका ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। सबसे पहले बात तो ये है कि जो थीटा आपने यहाँ लिखा है, थीटा रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। डिग्री में मत पुट करिएगा इसको, ये रेडियन में होना चाहिए। और मुझे क्या बताना है, और मुझे ये बताना है कि इसी ई के एक्सप्रेशन को आप चाहें तो लिख सकते हैं लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πε0 r sin θ/2। ये भी एक पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सकता है, लैम्डा sin θ/2 बाई 2πε0 r। आप इस इक्वेशन में q को अगर लैम्डा आर थीटा डाल के आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके इतना ही आ जाएगा, फॉर श्योर आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें इसको तो। और इसी एक्सप्रेशन को हम चाहें तो फिर से एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट इज़ 2k लैम्डा 1/4πε0 को हम k लिखते हैं इनटू साइन ऑफ θ/2। सो दीज आर सम एक्सप्रेशंस जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। किसके लिए लिख सकते हैं एक्सप्रेशंस? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इंटेंसिटी के लिए। तो ये आपके भांति भांति प्रकार के जो है एक्सप्रेशंस हो गए। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आपको मिल गया। सो दिस इज ई एंड वी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क,
ठीक है। एट द सेंटर लिखा है, एट द सेंटर का मतलब जिस रिंग का वो हिस्सा है उसके सेंटर पे। आर्क का फॉर्मूला करने के बाद आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ कहता है कि भाई एक रिंग है और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी वो k साइन थीटा है, ठीक है। k साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द रेडियस विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एज शोन इन डायग्राम। आप देख सकते होंगे डायग्राम में आपको थीटा दिख रहा होगा। तो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ E एट सेंटर O। सेंटर O पे जो है फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन कितना होगा। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऑब्वियसली रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस सर आपको दिख रहा होगा अब। और ये भी पूछा गया है कि अगर चार्ज डेंसिटी k cos थीटा होता तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे क्या होता। तो ऑब्वियसली सेकंड पार्ट तो आप होमवर्क बनाएंगे एंड यू विल सेंड इट टू मी। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए अगर केवल डायरेक्शन की बात हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन थीटा लैम्डा जो है, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लैम्डा जो है उसकी वैल्यू दी हुई है k साइन थीटा। अब साइन की वैल्यू वेरी कैसे करती है, थीटा इक्वल टू 0 पे साइन की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ए पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी नहीं होगा, ठीक है, 0 होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे चार्ज अपीयर होता जाएगा। और 90 डिग्री के पास जब आप पहुंचोगे तो चार्ज की जो डेंसिटी है वो और ज़्यादा होगी। तो एक मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है चार्ज का कि किस तरह से चार्ज ग्रो करना शुरू करेगा। अगेन 90 से जब आप 180 के पास जाओगे तो ये चार्ज की डेंसिटी हल्की होने लगेगी, ठीक है। देखिए थोड़ा सा घट गया, तो चार्ज मैंने दूर दूर बनाए हैं। उसके बाद चार्ज नेगेटिव होने लगेगा बिकॉज साइन थीटा नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो नेगेटिव होने लगेगा तो फिर 270 के पास जाके नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी ऐसे। और उसके बाद फिर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी भी कम होने लगेगी, है ना, और जाके फिर ए पे अल्टीमेटली 0 हो जाएगी। तो चार्ज का बिखराव कुछ इस तरह से होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको केवल डायरेक्शन से मतलब होता, ठीक है, केवल डायरेक्शन से मतलब हो तब आप देखिए बड़ा इजी है डायरेक्शन फाइंड करना। ये ऊपर वाला जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है यहाँ चारों तरफ, ठीक है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके वजह से जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगा वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन बनेगा, नीचे की तरफ ये रिपेल करेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये जो फील्ड अभी ब्लैक एरो से मैंने दिखाया, दिस इज फील्ड ड्यू टू आर्क लेंथ ए बी सी की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर आप ठीक नीचे आ जाएं सी डी ए में, तो सी डी ए का जो फील्ड होगा वो अट्रैक्टिव होगा, वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। आप समझ रहे हो क्यों मैं नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बोल रहा हूँ, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो वाई एक्सिस के अगर सिमेट्रिकल हुआ तो वाई के अलॉन्ग ही तो फील्ड देगा ना, एक्स वाला तो बैलेंस कर जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव एक्स की तरफ जो चार्ज रखा हो वो इधर रिपेल करेगा, नेगेटिव एक्स की तरफ जो चार्ज रखा है वो इधर रिपेल करेगा, तो एक्स कंपोनेंट तो बैलेंस हो जाना है। तो अगर वाई एक्सिस की सिमेट्रिकल है तो आपका फील्ड का डायरेक्शन वाई की तरफ ही आना चाहिए, और रिपल्सिव होगा तो नीचे की तरफ होगा। अब अगर मैं बात करूँ नीचे वाले के वजह से, तो एक सिमिलर एरो मैं और बना रहा हूँ और वहाँ मैं लिखता हूँ कि भाई ये जो फील्ड है ये है पार्ट सी डी ए के वजह से। तो नेट फील्ड इसका वाई डायरेक्शन में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जो नेट फील्ड आएगा उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि दैट शुड बी अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। अब रहा निकाले कैसे, तो देखिए इतना भी अगर आपको आइडिया हो गया कि नेट फील्ड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा तो इसको निकालना ही ईजी है। आप क्या करिए कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, और ये एलिमेंट जो एंगल सबटेंड करेगा यहाँ से, उस एंगल को आप मान लीजिए डी थीटा, क्योंकि आपने थीटा में थोड़ा सा एक्सटेंशन लिया तो उसको डी थीटा मान लीजिए। अब ये जो एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहा है जिसको मैंने लाल रंग से दिखाया है, ये देखिए, ये जो रिंग के ऊपर सारा का सारा ये जो रेड कलर का एलिमेंटल चार्ज है पॉइंट के जैसा, इस चार्ज की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट दिस चार्ज एज डी क्यू। और डी क्यू को मैं कितना लिख सकता हूँ बताइए, लैम्डा इंटू डी एल
अब इसकी लेंथ कितनी होगी, ये एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा, तो इसका लेंथ होगा आर डी थीटा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास पहले से है। अब इस डी क्यू के वजह से, इस डी क्यू के वजह से जो फील्ड होगी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डी क्यू, इस डी क्यू के वजह से जो फील्ड होगी कहाँ पे, सेंटर पे, वो कितनी होगी। तो डी क्यू की वजह से फील्ड की बात कर रहे हैं हम, सेंटर पे रिपल्सिव फील्ड होगा, एंड दैट विल बी इन विच डायरेक्शन, इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, बिल्कुल ऑपोजिट, ऐसे इस डायरेक्शन में फील्ड होगी, ठीक है। तो ये जो फील्ड वेक्टर मैंने अभी बना के दिखाया आपको, दिस इज डी ई, और ये डी ई किसके वजह से, ऑब्वियसली ड्यू टू डी क्यू, और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इसके होंगे दो कंपोनेंट्स, इसके होंगे दो कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इसका इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाला जो डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा ये होगा डी ई कॉस थीटा, और जो नीचे की तरफ कंपोनेंट काम करेगा वो होगा डी ई साइन थीटा। अब आप बताएं कि इसमें से दोनों में से कौन सा कंपोनेंट हमको रिजल्टेंट फील्ड देने वाला है। चूंकि हमारा नेट फील्ड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए, कि जो हम नेट फील्ड लिखेंगे वो किसके इंटीग्रेशन से मिलेगा, ऑब्वियसली डी साइन थीटा के इंटीग्रेशन से मिलेगा, बिकॉज डी ई कॉस थीटा वाला फील्ड तो कट जाएगा। किससे कटेगा, जैसे एक एलिमेंट आपने यहाँ लिया वैसे ही एक एलिमेंट आप यहाँ ले लीजिए, उसकी फील्ड ऐसे होगी, उसके फील्ड के कंपोनेंट इधर होंगे और इधर होंगे, और ये वाला कंपोनेंट इससे बैलेंस हो जाएगा। बट वाई कंपोनेंट बैलेंस नहीं होगा, वाई कंपोनेंट जो है वो ऐड होगा, ठीक है, किसी भी दो कंपोनेंट, किसी भी दो एलिमेंटल चार्जेस का। तो अगर मुझे लिखना है नेट फील्ड, तो मुझे कैसे लिखना है बताइए, मुझे सबसे पहले डी ई साइन थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, डी साइन थीटा को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब आप देखें डी ई की वैल्यू कितनी है बताइए, तो डी ई की वैल्यू हो जाएगी के इंटू, अब के हमने चार्ज डेंसिटी को लिया है तो हम इसका पूरा वैल्यू लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज हो जाएगा कितना बताइए, चार्ज हो जाएगा डी क्यू, एंड दैट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये है हमारा एक्सप्रेशन डी ई का, और इसका हमें कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेट करना है, हमें इसका इंटीग्रेट करना है साइन थीटा कंपोनेंट, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन साइन लगा दिया हमने आगे, ये है कहानी कुल मिला के। अब आगे क्या करना है भाई, अब हमें जो करना है वो कुछ यूँ है कि डी क्यू की वैल्यू डाल देनी है हमें थीटा के टर्म्स में। तो ये एक्सप्रेशन जो है एक सिंगल वेरिएबल के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो अल्टीमेटली बाहर ही आ जाना है। अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बताइए, क्योंकि लैम्डा भी कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा भी थीटा डिपेंडेंट है। उसका इक्वेशन दिया हुआ है, ये देखिए, ये इक्वेशन है लैम्डा का। तो अब लैम्डा की वैल्यू डालते हैं इसमें, तो क्या आएगा बताइए, लैम्डा की वैल्यू अगर हम डालते हैं तो हमें मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की जगह हम लिखेंगे के साइन थीटा, फिर एक आर मिलेगा, फिर डी थीटा मिलेगा, एक साइन थीटा हमारे पास पहले से है, एंड दिस होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विल गेट, ये अल्टीमेटली आ रहा है। अब देखिए इसमें एक आर तो हमारा कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचता है बताइए, हमारे पास बचता है इंटीग्रेशन के बाहर क्या क्या बचता है, के बाहर आ जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक आर बच जाएगा नीचे में, 4 एप्सिलॉन नॉट बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाहर, एक आर बाहर, के बाहर निकाल लिया हमने, और हमारे पास न्यूमरेटर में अंदर में बच जाता है अब साइन स्क्वायर थीटा मेरे ख्याल से, यस वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग साइन स्क्वायर थीटा, and we need to integrate it, and we'll integrate it from theta equal to
0 to पाई। हम इसको 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम डबल कर देंगे, क्योंकि ये तो हमारा केवल एक हाफ रिंग के वजह से हुआ ना, ठीक है। तो अगर हम फुल रिंग की वजह से निकालेंगे तो क्या होगा, डबल होगा। तो याद रखें, ये जो हम ई निकाल रहे हैं ड्यू टू ए बी सी निकाल रहे हैं, केवल हम ए बी सी के वजह से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो k बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया यहाँ पे। और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से शुरू करके पाई तक, ये होगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, ये यहाँ हम साइड में लिखेंगे। तो ए बी सी के वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा k डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो हमें 1 का इंटीग्रेशन मिलेगा डी थीटा का थीटा, लिमिट डालेंगे तो वहाँ मिलेगा हमें पाई, और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा sin 2 थीटा, ठीक है। sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, बट वो मैटर नहीं करता क्योंकि जब आप उसमें पाई पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। सेकंड टर्म विल बी कम्प्लीटली 0। तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस। सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग इज वी आर गेटिंग k डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द फील्ड ड्यू टू ए बी सी। अब अगर आपको नेट फील्ड लिखना है यहाँ पे तो आप कितना लिखिएगा बताइए। आपका जो नेट फील्ड आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ फील्ड ड्यू टू ए बी सी आएगा, बिकॉज नीचे में जो हिस्सा है सी डी ए है ना, वो भी तो बराबर फील्ड ही देगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा k डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये देखिए, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये हमने कैलकुलेशन किया है और आप इसको कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं एक बार। तो अब आप इसी तरह से सोचिए कि अगर साइन की जगह कॉस का एक्सप्रेशन लेते तो डायरेक्शन किधर आती और मैग्नीट्यूड क्या आता, ठीक है। तो ये देखिए, ये बहुत एक बढ़िया क्वेश्चन था जो आर्क के ऊपर बेस्ड था, जो हमने कम्प्लीटली यहाँ सॉल्व किया। अब आइए हम आगे के फॉर्मूलों पे चलते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने चार्ज जो यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क था उसके वजह से हमने जो है फील्ड और पोटेंशियल का रिजल्ट देखा। और नीचे में देखिए ये रिजल्ट जो है यहाँ पे जो लैम्डा के टर्म्स में लिखने बोला था मैंने, वो यहाँ भी लिखा हुआ है। सो एज यू कैन सी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के वजह से हम देखेंगे, ठीक है, जो रिजल्ट है उनको। तो देखिए, याद रखिए, सबसे पहले तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है। ये शेल का मतलब ये होगा अंदर में हॉलो होगा, ठीक है। और इसके अंदर या तो आपको Q दिया रहेगा, या फिर अगर आपको Q नहीं दिया रहेगा तो फिर आपको इसकी सिग्मा दी हुई रहेगी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप चाहें तो आप Q के जगह पे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसको सिग्मा के टर्म्स में बदलने की ज़रूरत कहीं पड़ गई तो आप Q को इससे रिप्लेस कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपसे फील्ड पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा फील्ड और पोटेंशियल दोनों। एक तो पूछा जाएगा अंदर में किसी भी पॉइंट पे जिसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर। दूसरा जस्ट अबव द सरफेस, आर इक्वल टू आर का मतलब ये नहीं बिल्कुल आर इक्वल टू आर पे, सरफेस से जस्ट बाहर, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। तो ये आर इक्वल टू आर जो लिखा रहता है ये रफली इक्वल टू आर होता है, इसका मतलब है जस्ट आउटसाइड। और जो तीसरा आपसे पूछा जाएगा वो आउटसाइड पॉइंट पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स पे आपको फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने के लिए और पोटेंशियल का मतलब एक्सप्रेशन याद करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। ओके, एक बार मैं एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं कि अगर
अगर ये स्फीयर मेटालिक है और सॉलिड भी है तो जो चार्ज होगा, सॉलिड मेटल अगर रहता है तो भी चार्ज उसके कंडक्टिंग वॉल्यूम में नहीं रह सकता, ठीक है। चार्ज कैन नॉट रिसाइड विद इन अ कंडक्टर, वो हमेशा सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर सॉलिड मेटालिक स्फीयर है तो भी फॉर्मूला आप शेल वाला ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा चार्ज जो है ये अल्टीमेटली इट विल अपीयर वेयर, इट विल अपीयर ऑन द सरफेस लाइक दिस, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि दिस इज एप्ली, आप ऐसे लिख लीजिए, ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसके लिए भी यार फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब आइए सबसे पहले अंदर में बात करते हैं। तो अंदर में फील्ड की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। हॉलो रीजन में कहीं भी अगर आप फील्ड निकालेंगे तो नेट फील्ड की वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। और सरफेस के बाहर आप KQ/R² का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, आउटसाइड द सरफेस। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ छोटे में, अगर आपको एक बार सिखाने की कोशिश करूँ मैं इसको, तो मैं कह सकता हूँ कि यार देखो ऐसा है कि आपका जो फील्ड है वो इनसाइड रीजन में आप कहीं भी रहो तो 0 होगा, और आउटसाइड रीजन में चाहे आप थोड़ा बाहर रहो चाहे थोड़ा अंदर रहो, आपको फॉर्मूला लगाना है KQ/R²। अब बिल्कुल सरफेस के बाहर रहोगे तो स्मॉल r की जगह आप कैपिटल R लिख दो। तो ये इसको हमने क्या किया कि कम में समराइज कर दिया, ठीक है। ग्राफ पे हम बाद में आएंगे। और इसी तरह पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल सेंटर से लेके सरफेस तक हर जगह है ना, सेंटर से लेके सरफेस तक, सेंटर टू सरफेस, सरफेस माने जस्ट आउटसाइड द सरफेस, वहाँ तक आपका फील्ड का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला, आई एम सॉरी मैं फील्ड लिख रहा हूँ, वेरी सॉरी, तो मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट वहाँ से वहाँ तक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आपका होगा वो सिंपली होगा KQ/R, मतलब पूरा का पूरा रेडियस लिखा जाएगा। और जब आप बात करेंगे आउटसाइड की, तो आउटसाइड में जो वैल्यू होगी दैट विल बी KQ जनरल डिस्टेंस, जिसको आप स्मॉल r लिखते हो। तो ये देखिए, ये मैंने पोटेंशियल को भी फॉर्मूला बद्ध कर दिया है, कम से कम जिससे पढ़ने से आपका काम चल जाए वो काम मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। ठीक है, अब आप देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, पहले फील्ड के ग्राफ पे आते हैं हम। तो आप देख सकते हैं अंदर में फील्ड होगा ही नहीं, तो इनसाइड रीजन में जो आपका ग्राफ बनेगा वो आप देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे 0 है। सरफेस पे आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है KQ/R², और मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, और उसके बाद देखिए ये इन्वर्सली जो है वो चलता गया है, स्मॉल r के साथ वेरिएशन हो रही है इसकी। तो ये है फील्ड का ग्राफ। पोटेंशियल का ग्राफ सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट है, तो ग्राफ यूं बना हुआ है, और उसके बाद एक बार फिर से आपका जो ग्राफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से जो ग्राफ है वो फिर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो आई होप ग्राफ एंड एक्सप्रेशंस आर क्लियर। दिस इज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इवन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। उसके वजह से फील्ड और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आपको बताया गया है, ठीक है। अब आइए हम इस सिचुएशन की बात करते हैं। ज़रा इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगे। तो हम इन जनरल कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, विल मेक अ डिस्कशन ऑफ दिस, एंड the question is saying that plot the graph of E versus R and V versus R for concentric charge metallic shells as shown, and write expressions also what if they are oppositely charged। अगर ये oppositely charged होते हैं, let's say कि Q2 नेगेटिव होता तो ग्राफ पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए हम वैल्यूज़ लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3 जगहों पे है, ठीक है। अगर हमारा पॉइंट अंदर में कहीं हुआ, इन द इनसाइड रीजन, लेट्स से A, दोनों के बीच में के रीजन में यानी B, और आउटसाइड रीजन में यानी C, ये 3 हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं।
और इन तीनों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारी रेडियस कॉमन रेडियस है, जनरल रेडियस है, आई एम सॉरी, एंड दैट इज़ आर। तो देखिए 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए, ए बी सी। तो ए की अगर हम बात करें तो ए पे जो हमारा रेडियस है वो स्मॉल आर है एंड दैट इज़ लेस देन R1, वो R1 से भी कम है, R2 से भी कम है। बी पॉइंट पे भी हमारा रेडियस आर है, बट दैट रेडियस आर इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन R1, लेस देन R2। लेट मी राइट इट लाइक दिस, हियर आई राइट एट ए अगर हम बात करें R इज़ लेस देन R1, एट बी अगर हम बात करें R lies between R1 and R2, and at C if I talk R is greater than even R2। तो इन तीनों पॉइंट्स पे हम अपना फील्ड और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पहले लिखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट एंड लेट्स स्टार्ट विथ ए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए पे, ठीक है। तो अगर हम ए पे बात करें तो हमारा फील्ड दोनों के वजह से ज़ीरो हो जाएगा, तो नेट फील्ड की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बताइए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ए पे नेट फील्ड ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? बिकॉज हम दोनों शेल के अंदर हैं और शेल के अंदर हमने फील्ड कितना पड़ा था, ज़ीरो पड़ा था, ठीक है, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें, कैसे लिखेंगे इसको, पोटेंशियल भी लिखते हैं, चलिए साथ साथ। पोटेंशियल की बात करें, अगर हम नेट पोटेंशियल की बात करें तो हम दोनों के अंदर हैं, तो दोनों की कंप्लीट रेडियस लिखी जानी है। सो इट विल बी के इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R1 एंड प्लस के इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। ये देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया ए पे कंप्लीट। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन बी पे क्या होगा, ठीक है। सो एट बी वी आर टॉकिंग, लेट्स ट्राई एंड गो विथ नेट फील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। सो व्हाट इज द नेट फील्ड एट बी? तो अभी भी हम देखिए हम बड़े वाले के अंदर हैं, जो सेकंड वाला हमारा स्फीयर है, तो उसके वजह से तो कंट्रीब्यूशन ज़ीरो हो गई। यहाँ दोनों के वजह से कंट्रीब्यूशन ज़ीरो ज़ीरो हो रहा था, यहाँ बड़े वाले के वजह से ज़ीरो होगा, लेकिन हम अंदर वाले स्फीयर के बाहर जा चुके हैं, मतलब R1 रेडियस वाले के, तो उसके वजह से हमको फील्ड मिलेगा एंड दैट फील्ड विल बी KQ1 डिवाइडेड बाई जनरल डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज़ R स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। और रहा सवाल पोटेंशियल का, तो अब हमारी पोटेंशियल R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी, किसके वजह से, Q1 के वजह से, जबकि Q2 के वजह से अभी भी एक कांस्टेंट बनी रहेगी बिकॉज हम उसके अभी भी अंदर ही हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा कहानी हो गया बी पे। अब हम बात करेंगे सी पे, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे सी पे, तो अब देखिए अब आप दोनों के बाहर हैं, दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज जो होगा वो सेम एक ही पॉइंट पे है, तो यहाँ पे दोनों एक एडिटिव इफेक्ट देंगे चार्ज में, तो हमारा नेट फील्ड जो होगा, क्योंकि हम दोनों के कॉमन सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हैं और दोनों के लिए इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा R के साथ, क्योंकि हम दोनों के बाहर हैं, तो हमारा नेट फील्ड होगा K इंटू, तो मैं कंबाइंड चार्ज लिख रहा हूँ, Q1 प्लस Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होगा मेरा एक्सप्रेशन फील्ड का, और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन भी कुछ यूँ ही होगा, दैट विल बी K डिवाइडेड बाई R and inside the bracket I will write Q1 plus Q2. So here I go, I have written expression at all the points। अब आया है इसको ग्राफिकल ट्रांसलेशन का टाइम, इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करके दिखाएं। तो आइए सबसे पहले हम E को प्लॉट करेंगे। तो देखिए हम रेडी है अपने एक्सिस के साथ, और अब हम E को प्लॉट करेंगे। तो जैसा हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई जो R1 से कम रेडियस है उस पर तो दोनों के ही वजह से फील्ड ज़ीरो थी, तो R1 तक तो ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फील्ड का, तो ये जो फील्ड का ग्राफ होगा ये ऐसा बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इसको, ये रहा। एक बार आप R1 रेडियस से बाहर निकलते हैं तो एक के वजह से फील्ड आपकी अभी भी ज़ीरो रहती है, लेकिन दूसरे वजह से फील्ड इन्वर्स रिलेशन में आ जाता है। ऑब्वियसली वो उसके सरफेस पे मैक्सिमम होगा, मतलब आप बात कर रहे हैं आप यहाँ से चले तो इस पॉइंट पे फील्ड जो इनर स्फीयर है उसके वजह से मैक्सिमम होगा एंड इट विल गो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ का नेचर होगा वो कुछ यूँ होगा, ये देखें, ठीक है। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, R1 से ये शुरू हो रहा है और उसके बाद लगातार इन्वर्स होता जा रहा है R2 तक। फिर हम आ गए
अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, अब हम इस पॉइंट से निकल के पहुँच चुके हैं इस पॉइंट तक, ठीक है। जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमको R2 का भी फील्ड मिलने लगेगा, ठीक है। और तो अचानक से एक स्पाइक आएगा फील्ड में। अब वो स्पाइक देखिए, वो स्पाइक यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि Q2 का जो चार्ज है वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो कहीं से भी स्पाइक आ सकता है, समझ में आ रही है बात। बट आएगा स्पाइक, क्योंकि जब आप इस पॉइंट के अंदर थे तो यहाँ तक आपका फील्ड केवल Q1 चार्ज की वजह से, जैसे ही आप इसके बाहर गए Q1 और Q2 दोनों की वजह से हो गया, ठीक है। तो इस स्मॉल रेडियस के बाहर जाते ही एक स्पाइक आएगा फील्ड में। तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो ये देखिए, ये स्पाइक भी मैंने दिखा दिया। तो इस तरह का ग्राफ आपको अल्टीमेटली मिलेगा। वैल्यूज़ हमने पहले ही लिख दी हैं, तो इसलिए वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, मैंने केवल प्लॉट किया है ग्राफ को। अब सोचिए कि अगर ये Q2 नेगेटिव होता तो क्या होता, ठीक है। अगर ये Q2 नेगेटिव होता, देखिए लेट्स राइट द वैल्यूज़ ऑल्सो। ये वो रीजन है जहाँ पे नेट फील्ड की वैल्यू कितनी है बताइए, 0 है। ये पूरा का पूरा जोन वो है जहाँ पे आपके नेट फील्ड की वैल्यू जो है दैट इज़ K इंटू Q1 डिवाइडेड बाई जनरल R स्क्वायर। और ये पूरा रीजन वो है जहाँ फील्ड की वैल्यू जो है दैट इज़ K इंटू Q1 प्लस Q2 होल डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो इन तीनों रीजन का आपको ग्राफ दिखाया गया। अब अगर Q2 नेगेटिव होता तो ये जो स्पाइक आपको मिला है यहाँ से, ये तुरंत कमी आती और ये नीचे से शुरू होता, ठीक है। तो मैं ग्राफ रिप्रेजेंट कर देता हूँ उसका भी बना के, जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो आपको स्पाइक मिला है वो स्पाइक नहीं मिलता, तो ग्राफ कैसा दिखता, लेट मी ड्रॉ इट। देखिए, तो ये जो पहला वाला आपने E वर्सेस R का ग्राफ बनाया, ये उस कंडीशन के लिए था जब Q1 भी पॉजिटिव था, Q2 भी पॉजिटिव था, ठीक है, दोनों पॉजिटिव थे, ठीक। अब अगर Q1 पॉजिटिव है लेकिन Q2 अगर नेगेटिव है एंड Q2 का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, Q1 से कम है, उस कंडीशन में आपका ग्राफ ऐसा मिलता, क्योंकि तब आपको एक स्पाइक नहीं मिलता, आपका तुरंत वैल्यू कम होता है जैसे ही आप सेकंड वाले स्फीयर को क्रॉस करते हैं, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 की जगह Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। तो इमीडिएटली यहाँ से यहाँ बाहर निकलोगे तो आपका वैल्यू डिप करेगा, तो आपको सर्ज नहीं मिलेगा, आपको डिप मिलेगा वैल्यू में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये इस कंडीशन के लिए है, ये इस कंडीशन के लिए है। अब अजी तीसरे कंडीशन में अगर आपका Q2 नेगेटिव हो, मतलब Q1 पॉजिटिव हो, Q2 नेगेटिव हो और Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से कम भी हो, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो उल्टा क्रॉस होने के बाद नेट Q1 माइनस Q2 का चार्ज जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, तो अट्रैक्टिव फील्ड मिल जाएगी, तो फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स होगा। तो उस कंडीशन में आपका ग्राफ देखने में कुछ यूँ लगेगा। आप देखिए कंपैरेटिव वे में तीनों को देखिए तो आपको मामला समझ में आएगा। और सोचिए कि चौथा एक केस मैंने और बनाया है कि अगर Q1 पॉजिटिव हो Q2 नेगेटिव हो और Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तो क्या होगा। अगर ये कंडीशन होगी तो जैसे ही आप बाहर निकलोगे सेकंड वाले स्फीयर के, तो नेट एनक्लोज्ड चार्ज 0 हो जाएगा, तो आपका फील्ड वापस 0 मिल जाएगा। देखिए 4 कंडीशंस में आपके ग्राफ किस तरह से बनेंगे ये आपको बताया गया है, ठीक है। इस तरह का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं पोटेंशियल के ग्राफ की, कि पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको फील्ड के चारों केसेस का ग्राफ समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं पोटेंशियल का ग्राफ। अब आप देखिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमारा क्या था, पहले एक्सप्रेशन समझिए तब आपको ग्राफ समझ में आएगा। तो जब हम दोनों के अंदर थे तो हमारा जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता था वो केवल दोनों के चार्जेस की वजह से होता था, लेकिन दोनों की वजह से कांस्टेंट होता था, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, सो इट इज़ के क्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन एंड प्लस के क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू। यही एक्सप्रेशन देखिए हमने पहले भी लिखा है, यहाँ देखिए, ठीक है, के क्यू वन बाई आर वन प्लस के क्यू टू बाई आर टू। उसके बाद क्या हुआ, एक की वजह से हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आने लगा। तो सेकंड फेज में देखिए हमारा ग्राफ के क्यू वन बाई, अब जनरल आर आ गया यहाँ पे, जबकि सेकंड वाले की वजह से अभी भी कांस्टेंट रहेगा, और तीसरे में जाने के बाद ये दोनों की वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक है। तो हमेशा से दोनों चार्जेस वहाँ प्रेजेंट थे, तो सडन स्पाइक ऐसा नहीं होगा या सडन डिप नहीं आएगा जब आप एक स्फीयर के सरफेस के अंदर से जस्ट बाहर निकलेंगे तो, ठीक है। तो ये जो है वो पोटेंशियल का ग्राफ होगा। अब इसके जो अलग अलग केसेस हैं, जैसे 4 केसेस में मैंने फील्ड का ग्राफ आपको बना के बताया, वैसे ही पोटेंशियल को आप 4 केसेस में खुद से करके देखना और आप मेरे को जवाब भेजना कि जो पोटेंशियल का ग्राफ होगा, अगर Q2 नेगेटिव होगा तो कैसा होगा, है ना। अगर Q2 नेगेटिव हुआ और मैग्नीट्यूड में Q1 से बड़ा हुआ तब कैसा होगा, और अगर Q1 Q2 बिल्कुल, है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट हो तब कैसा होगा। तो ये आप मेरे को करके बताइएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये रिलेटेड था शेल से। तो देखिए आज हमने यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और आर्क के वजह से फील्ड और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखा, और कुछ एक क्वेश्चंस देखे उनसे जो कि इन फॉर्मूलों से रिलेटेड थे, और हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा। अब आज तो 40 मिनट हो गए हैं, तो अगली क्लास में हम जो है वो जो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल सॉलिड होता है उसके वजह से फील्ड और पोटेंशियल देखेंगे, और 1-2 और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर से हेल्प मिल रही है तो आप इसको लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।